हेलो टीचर्स, मैं हूँ पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में हम लोग डीएलएड का यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स का हम लोग कुछ पोर्शन पहले भी देख चुके हैं। तो क्योंकि फिजिक्स में गति चैप्टर, बल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आज। तो बल के बारे में देखते हैं, बल या फोर्स क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्थाओं में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अर्थात बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बल क्या है? तो बल का सिंपल सा परिभाषा क्या देना है? एक बाहरी कारक जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल क्या है? तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जब बच्चा के लेवल में आप देखे होइएगा तो बच्चा के लेवल में क्या रहता है, बच्चा वाला जो बुक हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 6-7 में, तो देखते हैं कि बल क्या है। तो बल धक्का या खिंचाव है, एक सिंपल सा डेफिनेशन। तो बल के बारे में और डिटेलिंग हम लोग चूँकि एग्ज़ाम दे रहे हैं शिक्षक की तैयारी में, तो उसके बारे में देखते हैं। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकता है। कौन कौन सा? बल का क्या कार्य है? तो 3 कार्य क्या क्या है? वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। देख लेते हैं क्या क्या है। वस्तु की चाल में, है ना, क्या करता है बल? क्या क्या करता है? तो बल का काम है वस्तु की चाल में परिवर्तन लगा। यदि चल रहा है एक स्पीड से और ज़्यादा यदि हम उस पर एक्सेलरेट किए और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? चाल बढ़ जाती है। यदि कोई अवरोध बीच में डाली जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। तो परिवर्तन घटना भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है। गति की दिशा, यदि एक बॉल आगे की तरफ लुढ़क रहा है और उसको बाएं तरफ से यदि हम धक्का देते हैं तो वह दाएं की तरफ बॉल खिसक जाएगा, तो उसका दिशा चेंज हो गया। उसी तरह से वस्तु की आकृति बदल सकती है। यदि फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे, मान लीजिए एक कंटेनर है, डब्बा है, टीन का डब्बा है, उस पर यदि हम बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? दब जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसे भी से ले सकते हैं, यदि एक बुलडोजर जो है वो किसी कार से टक्कर देता है तो कार का क्या होता है? थपचा, है ना, एक साइड पूरा दब जाता है, पुश हो जाता है, तो उसका शेप चेंज हो गया कार का। तो बल क्या करता है? बल चाल में परिवर्तन करता है, गति की दिशा में परिवर्तन करता है और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब देखते हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। तो संतुलित बल क्या है? तो संतुलित बल के बारे में देखते हैं। संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल बोलते हैं जिसमें क्या चीज़ हो, यदि उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ तो कौन सा बल हो गया? संतुलित, है ना। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो उसको संतुलित बल कहा जाता है ना। और यदि यह समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण यानी एक तरह से करते हैं कि उत्पन्न करता है, तो उसको असंतुलित बल कहते हैं, है ना। जैसे कि यदि हम किसी दीवार में टक्कर लगा रहे हैं तो बल हम वहाँ पर भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक बैलेंस कंडीशन में किसी वस्तु पे। तो सीधा सिंपल याद रखिए, बैलेंस फोर्स क्या है या संतुलित बल क्या है? तो जिसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। और असंतुलित बल क्या है? तो जिसमें त्वरण उत्पन्न होता है ना। अगला हम लोग देखते हैं बल का प्रकार कितना होता है। तो बल जो है हमारा 2 वर्ग में बांटा जाता है। एक होता है स्पर्श या संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। स्पर्श में आने वाला बल यानी कि स्पर्श या संपर्क बल किसको बोलते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित किया जाता है। डायरेक्टली यदि किसी चीज़ से फोर्स लगता है तो उसको संपर्क बल बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम टेबल को टच करके, धक्का दे करके उसको कर रहे हैं तो वो स्पर्श या संपर्क बल हो गया, है ना। अगला आता है इसमें कुछ वर्ड जिसको ध्यान देने वाला है। बल का प्रमुख उदाहरण कैसा होता है स्पर्श या संपर्क बल? तो ये देखिए, अविलंब बल। जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हो तो उन्हें अविलंब बल कहते हैं, है ना। जैसे टेबल पर किताब द्वारा लगा गया अविलंब बल। अविलंब को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। यदि हम किसी बुक को, टेबल को यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए चित्र में हम आपको ज़्यादा क्लियर समझाते हैं। यहाँ देखिए एक टेबल, ये जो है ये टेबल है और उसके ऊपर बुक रखी हुई है। तो ये एक फोर्स लगा रहा होगा, कौन? बुक फोर्स लगा रहा होगा, है ना। कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जी लगा रहा होगा, है ना। और उतना ही फोर्स ये टेबल जो है बुक पे भी लगा रहा होगा। तो ये फोर्स कितना होता है? एन, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, है ना। तो जी हमेशा बराबर, यदि जी और एन बराबर हो तो ये कैसा होता है? बैलेंस्ड फोर्स होता है ना। जी और एन यदि बराबर हो जाता है तो बैलेंस फोर्स होता है। तो यहाँ विलंब बल कहने का मतलब होता है जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हैं, है ना।
तो संपर्क का जो सतह है उसके परपेंडिकुलर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? अविलंब बल। इस वस्तु में वस्तु टेबल पर नीचे की ओर अविलंब और टेबल वस्तु पर ऊपर की ओर अविलंब बल लगाता है ना। जिस तरफ बदलाव हो रहा है सतह का जो संपर्क है उसके क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? कैसे परपेंडिकुलर लग रहा है सो देखिए आपको हम तुरंत बताएं कि टेबल क्या कर रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है बुक पे, और इधर क्या कर रहा है, ये बुक जो है सो टेबल पे फोर्स लगा रही है ना। और संपर्क कहाँ पर? ये एक पॉइंट है जिस पे दोनों टच कर रहा है ना, टच कर रहा है। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? संपर्क सतह और इसके बीच का एंगल कितना होता है? तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको अविलंब बल कहते हैं। क्लियर होगा? अगला देखते हैं। तो ये संपर्क बल का ही प्रकार होता है अविलंब बल। दूसरा है तनाव बल। जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है तो वस्तु डोरी को नीचे खींचती है। डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिणाम को तनाव कहते हैं। हम जान रहे हैं यदि पत्थर को यदि नचा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि पत्थर को किसी रस्सी से बांध कर यदि नचा रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी हेवी चीज़ को, किसी बड़ी सी मोटी चूड़ी को नचा रहे हैं, तो क्या होता है? उस रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है ना, तनाव बल उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर में देख सकते हैं, डोरी से किसी वस्तु को बांध दिया गया है तो वस्तु क्या करती है? वो डोरी को नीचे खींच रही है। चित्र में देख रहे हैं ना कि वस्तु क्या कर रही है? वो डोरी को नीचे खींच रही है। वस्तु क्या कर रही है? डोरी को नीचे की तरफ खींच रही है। और डोरी से बंधी वस्तु डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिणाम को तनाव कहते हैं। क्या इसमें क्या हो रहा है इधर? तो यहाँ देखिए तनाव बल काम कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना। जैसे ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे की तरफ खींचा रहा है, और यहाँ पे ये तनाव बल क्रिएट हो रहा है रस्सी में एक तनाव बल क्रिएट हो रहा है जिसको हम टेंशन फोर्स क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। तो अगला आता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती या लुढ़कती या चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब इसको इस तरह से हम आपको समझा देते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक सतह है, ठीक है ना, ये एक रोड है। तो रोड पे यदि एक साइकिल सवार या पहिया जो है, जब ये पहिया चल रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या है? आगे की तरफ ये मूव कर रहा है तो ये दोनों टच होने से ये रोड भी इस पर फोर्स लगा रहा है और ये पहिया भी इस पर फोर्स लगा रहा है। और यदि वस्तु इस तरफ गति कर रही है तो ये सड़क जो है किस तरफ बल लगाएगा? अपोजिट में, और इसी को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, जिसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस तरफ गति हो रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो जब भी घर्षण बल किसे कहते हैं? ये भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल, अविलंब बल, तनाव बल, ये सब संपर्क बल का उदाहरण हो गया। तो घर्षण बल क्या हो गया? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती या लुढ़कती है या चलने का चेष्टा करती है, संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला देखते हैं असंपर्क बल, है ना। तो असंपर्क बल बिल्कुल संपर्क बल या स्पर्श बल के बिल्कुल उलट है। कुछ बल ऐसा होता है जो वस्तुओं पर बिना उसके आपस में भौतिक स्पर्श के आरोपित होता है, यानी डायरेक्टली उसे टच नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो बल लग रहा है, जिसका उदाहरण हम लोग जानते ही हमेशा है, गुरुत्वाकर्षण हो गया, नाभिक बल हो गया। तो ये सब कैसा? असंपर्क बल का उदाहरण होता है। और संपर्क बल का उदाहरण क्या क्या बताएं आपको? तो अविलंब बल, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, दूसरा हो गया क्या चीज़? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, और तीसरा हो गया टेंशन फोर्स यानी तनाव बल, जो रस्सी में उत्पन्न होती है, डोरी में उत्पन्न होती है। और संपर्क बल जिसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में नहीं रहता है। तो आगे चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? हर एक कण, दुनिया में जो भी कण है, जो भी वस्तु है, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करती है अपने द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? अपने द्रव्यमान के कारण जब वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है तो इस तरह का जो बल होता है, इस तरह का आकर्षण बल जो दो कणों के बीच लगता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, पृथ्वी पर यदि कोई चीज़ है तो वो क्या नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है? अपने सतह की तरफ ही क्यों आती है? जी के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है, हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? आपस में खींचती है, आपस में एक आकर्षण बल लगता है, जिसको आकर्षण बल कहते हैं। दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसके द्रव्यमान के कारण उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और ये बहुत कमज़ोर बल होता है।
अगला देखते हैं जो कि असंपर्क बल का उदाहरण है दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले बीटा कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं, है ना। देखते हैं कि रेडियो एक्टिव जब विखंडन होता है तो उस समय क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो इन बलों को छिन्न बल भी कहा जाता है। क्या कहता है, दुर्बल कण। क्या कहते हैं, दुर्बल कण या छिन्न कण, है ना। कब होता है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान। रेडियो एक्टिविटी के अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जिसमें बीटा किरण जो होता है बहुत छिन्न कमज़ोर होता है और इनका परिणाम गुरुत्वाकर्षण का लगभग 10⁻25 गुना ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कितना, 10⁻25 गुना किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन सा बल, दुर्बल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन 10⁻25 एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन। अगला देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कहते हैं। ये भी असंपर्क बल का उदाहरण। पहला हम लोग असंपर्क बल का उदाहरण क्या पढ़े हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या पढ़े, तो दुर्बल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद्युत तथा चुंबकीय बल मिलकर क्या करते हैं, मिलकर बल की रचना करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर के एक अलग फोर्स क्रिएट करते हैं और जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति विपरीत होने का आकर्षण बल अथवा आवेशों की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ये हम लोग जानते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दो तरह का लगता है। यदि सेम लगा तो क्या बोलते हैं उसको, रिपल्सिव फोर्स। और यदि अट्रैक्ट करता है दोनों एक दूसरे को तो उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय बल भी क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और ये दो तरह का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। फोर्थ आता है प्रबल नाभिकीय। अभी हम लोग जस्ट दुर्बल पढ़े, दुर्बल नाभिकीय बल अल्फा बीटा गामा वाला। अब हम लोग देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को प्रबल बल कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं, जैसे हम पिक्चर में आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और ये ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है जिसको कक्ष बोलते हैं। और ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, -चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और अंदर में कौन है, N+P यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। तो जब न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो बल जिम्मेदार होता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो एक साथ रख रहा था सेंटर में, तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने वाला जो बल होता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। ये दो प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह प्राकृतिक में उपस्थित सभी बलों में सबसे अधिक बलशाली होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली बल है ना। सबसे लोअर यदि पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि सबसे वीक बल कौन सा है, तो सबसे वीक बल होता है कौन, ग्रेविटेशनल वाला, है ना। जी वाला जो बल है वो सबसे वीक होता है। उससे कौन है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। उससे ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे शक्तिशाली कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, एसन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है बल में, और गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। तो ये रहा हम लोग का आज बल पर संबंधित वीडियो। बल किसे कहते हैं, बल में दो प्रकार, संतुलित और असंतुलित बल पढ़े। फिर हम लोग पढ़े संपर्क बल में तनाव बल क्या है, अभिलंब बल क्या है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। और इसके बाद हम लोग फिर देखे हैं कि अस्पर्श बल जो है वो कितने तरह का होता है। तो वो भी हम लोग 4 तरह का देखे, दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। अब अगला पढ़ेंगे गति का नियम के बारे में। तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते रहिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नेगेटिव मार्क्स है प्रधान शिक्षक की तैयारी में। तो यदि एग्जाम में आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है सही का। तो फिजिक्स से चूंकि क्वेश्चन रहता है और मोशन वाला चैप्टर है, जो गति वाला चैप्टर है, बल वाला चैप्टर, उससे प्रश्न ज़्यादा रहता है, इसीलिए अभी हम लोग उसको कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा को। थैंक यू।